बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। इस पुस्तक का 11वां पाठ जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। तो आइए देखते हैं सिनेमा के बारे में प्रदीप तिवारी जी हमें इस पाठ के माध्यम से क्या बता रहे हैं। पहले देखते हैं पाठ से संबंधित कुछ बातें। पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रदीप तिवारी भारतीय सिनेमा की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के जी ने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जो सन 1913 में प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई बदलाव आते रहे। 14 मार्च 1931 वह ऐतिहासिक तारीख है जिसने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। तो आइए देखते हैं वह कौन सी बात थी जिसकी वजह से भारतीय सिनेमा का स्वरूप ही बदल गया। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रदीप तिवारी हमें भारतीय सिनेमा की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास में मूक फिल्मों का चलन था। मूक फिल्मों का मतलब होता है ऐसी फिल्म जिसमें कोई आवाज न हो, और भारत की सबसे पहली मूक फिल्म जो थी वो बनाया था दादा साहब फाल्के जी ने, और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन धीरे धीरे भारतीय सिनेमा जगत में तरह तरह के बदलाव आते रहे, और आखिरकार 14 मार्च 1931 को एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी बात हुई जिसने भारतीय सिनेमा का स्वरूप ही बदल दिया। स्वरूप का मतलब है उसका रूप ही बदल दिया। तो वो कौन सी बात थी, आइए देखते हैं इस पाठ में। पेज 59 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार एक ऐसी फिल्म सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई जिसमें आवाज थी, अर्थात जिसके पात्र बोल सकते थे। यह फिल्म थी आलम आरा, और इसके पोस्टरों पर जो विज्ञापन लिखा था वह कुछ इस तरह से था: सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। अब तक केवल मूक फिल्में ही बना करती थी, लेकिन अब सवाक फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि 14 मार्च 1931 ही वह दिन था जबकि भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आया, और इस दिन पहली बार सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म प्रदर्शित हुई जिसके पात्र बोल सकते थे। इस फिल्म के लिए जो विज्ञापन किया गया था वो भी उस फिल्म के पोस्टर पर ही लिखा हुआ था, जो कि बहुत ही अनोखा था। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ ही बोलने वाली फिल्मों का नया दौर, नया युग शुरू हो गया था। आइए देखते हैं आगे लेखक हमें क्या बता रहे हैं। पेज 59 का भावार्थ। पहली बोलती फिल्म आलम आरा को फिल्मकार आर्देशिर एम ईरानी द्वारा बनाया गया था। आर्देशिर के मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा तब जागी जब उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। नाटक में जो गाने थे वही गाने उन्होंने अपनी फिल्म में भी डाले। फिल्म के गानों के लिए उन्होंने स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में केवल 3 वाद्य यंत्र, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म को बनाने से पहले उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के लिए उनके पास संवाद लेखन, गीतकार या संगीतकार जैसे लोग नहीं थे। तो यहाँ पर सबसे पहले बोलने वाली फिल्में बनाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है आर्देशिर एम ईरानी को, और उन्होंने सबसे पहली बोलने वाली फिल्म जिसका नाम था आलम आरा, उसका निर्माण किया। इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा उन्हें मिली थी हॉलीवुड की एक फिल्म जो उन्होंने देखी थी जिसका नाम था शो बोट। इस फिल्म से उन्हें बोलने वाली फिल्में बनाने की प्रेरणा मिली थी। उस वक्त स्टेज में दिखाए गए एक नाटक को ही आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी लिखी थी, और जो भी गाने उस नाटक में थे वही गाने उन्होंने अपने फिल्म में भी रखी थी। फिल्म में जो संगीत था उसके लिए केवल 3 वाद्य यंत्रों का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया था, जो थे तबला, हारमोनियम और वायलिन। इस फिल्म को बनाने से पहले
आर्देशिर द्वारा यह भी कहा गया था कि यह फिल्म बनाने के समय उनके पास ना तो कोई संवाद लेखक था, ना ही कोई संगीतकार था, ना ही कोई गीतकार था। तो उस वक्त जो भी सीमित साधन या जो उपलब्ध साधन उनके पास मौजूद थे, उन्हीं से उन्होंने इस फिल्म को बनाया। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। पेज 60 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। आलम आरा फिल्म के पार्श्व गायक WM खान थे और उनके द्वारा गाया गया पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे था। इस फिल्म का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। आलम आरा फिल्म से पहले जो मूक फिल्में बनाई जाती थी, उनकी शूटिंग अधिकतर दिन के प्रकाश में की जाती थी, लेकिन साउंड के कारण ही इस फिल्म की शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, जिसके कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। आगे चलकर यह कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इस फिल्म के लिए जिन्होंने गाना गाया था, जो गायक थे, उनका नाम था WM खान और उनके द्वारा जो पहला गाना बोलती हुई फिल्मों के लिए गाया गया था, उसके बोल थे दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। और इस गाने को उस वक्त रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सका था, क्योंकि उस वक्त उस तरह की सुविधा नहीं थी जिससे कि गाने को रिकॉर्ड किया जा सके। आलम आरा से पहले ज्यादातर मूक फिल्में ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बनी थी और उन फिल्मों की जो शूटिंग होती थी वो दिन के प्रकाश में की जाती थी। लेकिन इस फिल्म में चूंकि डायलॉग्स थे, जो कैरेक्टर्स थे, उन्हें डायलॉग्स बोलना पड़ता था, तो इसकी जो शूटिंग थी वो हमेशा रात में होती थी। तो यहाँ पर रात के समय में पर्याप्त प्रकाश की सुविधा नहीं होती थी, उतनी लाइट नहीं होती थी कि इस फिल्म की शूटिंग की जा सके। तो इसी चीज का जो उन्होंने उपाय सोचा था वो था कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था। उस वक्त बड़े बड़े लाइट्स लगाए जाते थे और उसी के प्रकाश में, उसी की रोशनी में ये जो बोलने वाली फिल्में हैं, इनकी शूटिंग की जाती थी। और तभी से रात में शूटिंग के समय जो प्रकाश की जो व्यवस्था था, उसका भी चलन शुरू हो गया। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। पेज 60 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। आलम आरा फिल्म के कारण ही भविष्य में फिल्मी जगत को कई नए तकनीशियन भी मिले। आर्देशिर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए करीब 150 से अधिक मूक फिल्में और 100 बोलने वाली फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म में उस समय के मशहूर अभिनेता विट्ठल और अभिनेत्री जुबैदा ने काम किया। यह फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी फिल्म थी। यह दोनों ही उस समय के सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। तो यहाँ पर बच्चों यह बताया गया है कि आलम आरा ही वह फिल्म थी, पहली बोलने वाली फिल्म थी, जिसके बाद फिल्मी जो जगत था, हमारा फिल्म इंडस्ट्री थी, उसमें बहुत सारे नए नए तकनीशियन भी शामिल हो गए। जो टेक्निकल काम होता था उन्हें करने के लिए अलग अलग तरह के जो टेक्नीशियंस होते थे, उन्हें भी यहाँ पर काम मिलने लगा। आर्देशिर की कंपनी ने फिल्मी जगत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने करीब 150 से अधिक मूक फिल्मों का निर्माण किया था और साथ में 100 बोलने वाली फिल्में भी उन्होंने बनाई थी। आलम आरा जो कि पहली बोलने वाली फिल्म थी, उसमें जो अभिनेता और अभिनेत्री ने काम किया था, उनका नाम था विट्ठल और जुबैदा। आलम आरा फिल्म जो थी वो अरेबियन नाइट्स के जैसी एक फैंटेसी फिल्म ही थी और ये जो दोनों एक्टर्स इसमें काम कर रहे थे, विट्ठल और जुबैदा, वो उस वक्त के समय के सबसे हाईली पेड एक्टर्स थे। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। इस पेज 60 और 61 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। इस फिल्म में हिंदुस्तानी भाषा जो कि हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हुई थी, उसका प्रयोग किया गया था। इस फिल्म के नायक विट्ठल के चयन को लेकर एक कहानी बहुत चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी। पहले उन्हें नायक के रूप में इस फिल्म के लिए चुन लिया गया, लेकिन उर्दू ठीक से न बोल पाने के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को यह रोल दे दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो उस समय के बहुत ही मशहूर वकील हुआ करते थे। तो यहाँ पर इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में बताते हुए लेखक कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो भाषा का प्रयोग हुआ था वो उर्दू और हिंदी के मेल से जो बनने वाली हिंदुस्तानी भाषा है, उसका प्रयोग किया गया था। इस फिल्म के जो हीरो थे विट्ठल, पहले उनका चयन कर लिया गया, लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कि विट्ठल जो हीरो हैं इस फिल्म के, उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल हो रही है,
उन्हें हटाकर उनकी जगह एक दूसरे अभिनेता को इस फिल्म में रखा गया जिनका नाम महबूब था। इस बात को लेकर विट्ठल जो थे वो बहुत ही नाराज हो गए। उन्होंने आर्देशिर के ऊपर मुकदमा कर दिया और उस वक्त फिल्म के जो नायक विट्ठल थे उनका मुकदमा लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त के मशहूर वकील माने जाते थे। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पेज 61 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। विट्ठल मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म के नायक बने। विट्ठल मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में कार्य करते रहे। आलम आरा में विट्ठल के अलावा सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया, जो आगे चलकर भारतीय फिल्म जगत के प्रमुख बने। आलम आरा फिल्म में गीत, संगीत और नृत्य का अनोखा संयोजन देखा जा सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि विट्ठल जिन्होंने आर्देशिर के ऊपर मुकदमा कर दिया था वो आखिर ये मुकदमा जीत गए और आखिरकार आर्देशिर जो थे उन्हें महबूब को हटाकर विट्ठल को ही आलम आरा जो फिल्म थी उसमें उन्हें नायक के रूप में लेना पड़ा। और विट्ठल जो है उन्होंने फिल्मी जगत में अपना बहुत अच्छा नाम बनाया था। उन्होंने बहुत काम किया था भारतीय फिल्मों के लिए, नायक के रूप में भी और स्टंट मैन के रूप में भी। आलम आरा फिल्म में विट्ठल के अलावा जो एक्टर्स थे उनका नाम था सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी। ये सभी उस वक्त के जाने माने अभिनेताओं में माने जाते थे और यही जो लोग थे वो आगे चलकर भारतीय फिल्म जगत का प्रमुख हिस्सा बने। आलम आरा फिल्म जो थी उसमें उसका गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो, सब कुछ उसमें काफी अनोखा और बहुत ही अच्छा था। तो आइए देखते हैं आगे इस फिल्म के बारे में क्या बताया गया है। पेज 61 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। आलम आरा फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ लगती थी कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता था। समीक्षकों द्वारा इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी बताया गया, लेकिन दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। 10,000 फुट लंबी रील की यह फिल्म 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार की गई थी। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आलम आरा फिल्म के बारे में बताई गई है कि इसका जो प्रदर्शन था इसे रिलीज किया गया था 14 मार्च 1931 को, और ये जो प्रदर्शित हुई थी उस थिएटर का नाम था मैजेस्टिक। फिल्म जो थी 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। हाउसफुल का मतलब है सारी टिकट्स बुक हो जाती थी, किसी भी शो में एक भी सीट खाली नहीं रहती थी। और उसके बाद भी लोगों की ऐसी लंबी लाइन लगी रहती थी इस फिल्म को देखने के लिए कि उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता था। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इस फिल्म को भड़कीली और फैंटेसी बताया था, लेकिन जो दर्शक थे उनका अनुभव बिल्कुल अलग था। वो देखना चाहते थे कि आखिर मूक फिल्मों के बाद किस तरह से पात्र जो है बोलते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म की जो रील थी उसकी लंबाई थी 10,000 फुट और इस फिल्म को बनाया गया था 4 महीने की अवधि में। 4 महीने की कठिन मेहनत के बाद इस फिल्म को तैयार किया गया था। तो आइए देखते हैं इस फिल्म से जुड़ी और कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं। पेज 61 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं और समाज से जुड़ी बातों को विषय के रूप में चुना गया। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान, जिसमें एक पात्र महात्मा गांधी के जैसा था। ऐसी फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बार इन फिल्मों में ऐसी बातें दिखाई जाती थी जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होती थी। तो बच्चों, यहाँ पर सवाक का मतलब है बोलने वाली फिल्में। स मतलब होता है साथ में, वाक का मतलब होता है बोलना। तो ऐसी फिल्में जिसमें कि एक्टिंग के साथ साथ पात्र जो हैं वो बोल भी रहे हैं, उन्हें सवाक फिल्में कहा जाता है। तो ऐसी फिल्मों का विषय ज्यादातर होता था पौराणिक कथाएं। पारसी रंगमंच में जो नाटक उस वक्त प्रदर्शित किए जाते थे उन्हें भी कभी कभी इन फिल्मों का विषय बनाया जाता था। और अरबी जो अरेबियन जो लव स्टोरीज होती थी, अरबी प्रेम कथाएं होती थी, उन्हें भी इन फिल्मों में विषय के रूप में लिया जाता था। साथ में समाज में जुड़ी हुई जो बातें होती थी, समाज से जो जुड़ी हुई कहानियां होती थी, उन्हें भी विषय के रूप में लिया जाता था। ऐसी ही एक सवाक फिल्म बनाई गई थी, बोलने वाली फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम था खुदा की शान। और इस फिल्म का एक पात्र जो था वो गांधी जी से मिलता जुलता था। तो इस तरह से जो फिल्में बन रही थी
उन पर ब्रिटिश प्रशासकों की भी पूरी नजर रहती थी और कभी कभी इन फिल्मकारों को ब्रिटिश सरकार की तीखी नजरों का या उनकी नाराजगी का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी फिल्मों के विषय ऐसे होते थे जो कि ब्रिटिश सरकार के नियमों के विरुद्ध होते थे। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। सवाक फिल्मों की शुरुआत करने वाले आर्देशिर को सन 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। उस वक्त उन्होंने विनम्रता के साथ एक बात कही थी कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। तो यहाँ पर जो फिल्मकार थे जिन्होंने सबसे पहले बोलने वाली या सवाक फिल्मों की शुरुआत की थी और उनकी पहली जो बोलने वाली फिल्म थी वह आलम आरा थी। आलम आरा के बनने के 25 वर्ष पूरे होने पर आर्देशिर को सम्मानित किया गया था और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता भी कहा गया। लेकिन उस वक्त बहुत ही विनम्रता के साथ आर्देशिर ने एक बात कही थी कि मुझे इतने बड़े खिताब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ वही किया है जो मेरा फर्ज था। तो इस तरह की बड़ी बात उन्होंने इस सम्मान के दौरान कही थी। आगे देखते हैं पेज 62 का भावार्थ। जब सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो सिनेमा में काम करने वाले अभिनेता एवं अभिनेत्रियों का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय करने से काम चलने वाला नहीं था। पहले की मूक फिल्मों में पहलवान, करतब करने वाले व उछल कूद करने वाले नायकों का चयन किया जाता था, लेकिन अब उनकी योग्यता भी देखी जाने लगी। सवाक फिल्मों के दौर में कई गायक अभिनेता भी बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे जैसे बोलने वाली फिल्मों का चलन बढ़ता गया, वैसे वैसे अभिनेता और अभिनेत्रियों के चयन पर भी लोग बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि अब अभिनेता और अभिनेत्री जो होते थे उन्हें अभिनय के साथ साथ जो डायलॉग होते थे या जो संवाद होता था वो भी उन्हें बोलना पड़ता था। तो अब थोड़े पढ़े लिखे जो अभिनेता और अभिनेत्री थे वो फिल्मी जगत में आने लगे, क्योंकि पहले जब मूक फिल्में बना करती थी तब उसमें पहलवान होते थे या करतब दिखाने वाले लोग होते थे, नायक भी सिर्फ उछल कूद करके ही अभिनय कर लेते थे। वहां पर चूंकि उस वक्त पात्रों द्वारा कोई भी संवाद नहीं बोला जाता था, तो ये सारी जो चीजें थी, उछल कूद और नाच गाना, इसी से फिल्म जो है बना ली जाती थी। लेकिन अब जैसे ही सवाक फिल्मों का चलन शुरू हुआ, नायक और नायिका का पढ़ा लिखा होना या फिर जो संवाद दिए जा रहे हैं उन्हें रटना या याद करने की क्षमता भी उनमें देखी जाती थी। तो आइए आगे देखते हैं पेज 62 का भावार्थ। सवाक फिल्मों में उर्दू व हिंदी दोनों ही भाषाओं का महत्व बढ़ गया। शारीरिक व तकनीकी भाषा की जगह बोलचाल की भाषा को उभारा गया। सिनेमा अधिक लोगों के बीच में आया। आगे चलकर फिल्मों में दैनिक और सामाजिक जीवन की झलक भी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे लोगों की रुचि फिल्मों के प्रति बढ़ने लगी। फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर भी दर्शकों पर नजर आने लगा। लोग अपना रहन सहन, अपने कपड़े और केश सज्जा उसी तरह करने लगे जैसा फिल्मों में नायक व नायिका करते थे। तो बच्चों, यहाँ पर जैसा कि लेखक बता रहे हैं कि धीरे धीरे उर्दू और हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग सवाक फिल्मों में होने लगा। उसी के साथ इन दोनों भाषाओं का महत्व भी बढ़ता चला गया। अब यहाँ पर सवाक फिल्मों में ज्यादा जोर संवाद पर दिया जाने लगा। अब नायक और नायिका को ज्यादा उछल कूद या किसी और तरह से अपने आप को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ पर अब शारीरिक और तकनीकी भाषा की जगह नायक और नायिका अपनी जो बातें हैं या अपनी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए उन्हें संवाद का सहारा लेना पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन फिल्मों का विषय भी बदलता गया। हमारी जो रोजमर्रा की घटनाएं हैं या जो सामाजिक जीवन होता है उन सब की झलक भी हमें फिल्मों में नजर आने लगी। धीरे धीरे जो लोग थे वो भी इन फिल्मों में रुचि दिखाने लगे, उनकी रुचि बढ़ने लगी। फिल्में देखने का जो उनका शौक था वो भी बढ़ने लगा और फिल्में देखने के साथ साथ वो अभिनेता और अभिनेत्रियों का अनुसरण भी करने लगे। जिस तरह से अभिनेता कपड़े पहना करते थे, जिस तरह से उनकी केश सज्जा होती थी, जिस तरह का उनका हेयर स्टाइल होता था, उसी तरह की चीजें लोग अपने जीवन में भी उतारने लगे। तो इस तरह से देखते देखते जो सवाक फिल्में थी उन्होंने अपना प्रभाव जो है वो लोगों पर दिखाना शुरू कर दिया। आइए आगे देखते हैं।
आर्देशिर द्वारा बनाई फिल्मों में भारतीय कलाकारों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। भारत में बनी सवाक फिल्में भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाने लगी। स्वयं आलम आरा फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी काफी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के, जिन्होंने मूक फिल्मों की शुरुआत की थी, उन्होंने सवाक फिल्मों के जनक आर्देशिर की उपलब्धि का भी सम्मान किया और यहीं से सवाक फिल्मों का नया युग आरंभ हो गया। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि आर्देशिर द्वारा जो फिल्में बनाई जा रही थी उसमें वो सिर्फ भारतीय कलाकारों को ही नहीं लेते थे बल्कि दूसरे देशों जैसे कि ईरान के कलाकारों को भी उन्होंने अपनी फिल्मों में मौका दिया था। इस तरह से जो भारत में बनने वाली सवाक फिल्में थी वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत पसंद की जाने लगी। आलम आरा जो फिल्म थी वो भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और बहुत देखा। जैसा कि हमें पता है, भारतीय फिल्मों के जनक दादा साहब फाल्के जी को माना जाता है। उन्होंने ही पहले मूक फिल्मों की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में आर्देशिर द्वारा बोलने वाली फिल्मों की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने आर्देशिर की भी उपलब्धि का पूरा सम्मान किया और इसके साथ ही धीरे धीरे मूक फिल्में बननी बंद हो गई और लोगों ने सवाक फिल्में ही बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसी के साथ मूक फिल्में जो हैं उनका दौर खत्म हो चुका था और साथ ही साथ सवाक फिल्मों का नया युग शुरू हो चुका था। तो बच्चों, आशा है लेखक प्रदीप तिवारी द्वारा लिखा गया यह पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा के माध्यम से सवाक फिल्मों के बारे में दी गई अद्भुत जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। एनसीईआरटी क्लास 8th के अन्य पाठों का सरल भावार्थ भी हम आगे जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।